मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहां से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती। कारीगरों को दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई। कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक एक हुनर को लेके पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी उपलब्धियां और सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था। यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है। युवाओं का भविष्य चौपट है। खेती किसानी चौपट है। महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहां पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके। मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में, वहां मैं एक महिला से मिली। उसने मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके, घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई, वही समस्या। अगले घर में गई, वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में। सब ने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सब ने कहा कि हम दीदी, हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 दिन पहले बघेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ
व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन उद्योगपतियों ने बताया कि एक पोर्टल की जरूरत थी, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बना रहे हैं। तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। तो ये बात मेरे मन में बहुत गहराई से मैंने इस बारे में सोचा। ये बात सही है। जब तक पब्लिक जवाबदेही नहीं मांगेगी अपनी नेताओं से, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब यूपी आई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। ये हालात है आपके प्रदेश के। ये हालात आप बदलोगे कैसे? मुझे बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। जब तक आप इस तरह की राजनीति के घेरे में फंसे रहेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। नेता के बाद नेता यहां मंच पर खड़े होकर फिजूल की बातें करेगा, आपको तरह तरह के वचन देगा, लेकिन उसको दिल में मालूम होगा कि उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं। क्या प्रतिज्ञा ली है? कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। किस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है। किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है। क्यों? कि जो सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन से ये निकली है कि शक्ति आपके हाथों में है, इस शक्ति को पहचानिए। इन 3 काले कानूनों के अलावा किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको सरकार बार बार नकार रही है। आप ही को मालूम है कि गन्ना का कितना आपको भुगतान मिला। अभी भी 4000 करोड़ का भुगतान बचा है। नरेंद्र मोदी जी का एक हवाई जहाज जो उन्होंने पिछले साल खरीदा, कोरोना के समय खरीदा, 8000 करोड़ का है। एक हवाई जहाज जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी बैठ के घूमते हैं, 8000 करोड़ का है। आपका पूरा गन्ना का भुगतान 4000 करोड़ का है। संसद के सुंदरीकरण में, जो अच्छा खासा संसद है, 70 सालों से चला आ रहा है, एक ऐतिहासिक इमारत है, उसके सुंदरीकरण करने के लिए ये लोग 20,000 करोड़ खर्च सकते हैं। आपके लिए कुछ नहीं दे सकते। आपके कर्ज माफ करने की बात होती है तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि पैसा नहीं है। डीजल का दाम आसमान छू रहा है। आपको एमएसपी के कम दाम में आपसे धान और गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारी ये प्रतिज्ञा है
कि छत्तीसगढ़ की तरह यहां पर भी 2500 रुपए में धान खरीदा जाएगा। किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपका पूरा कर्जा हम माफ कराएंगे, कि जब तक आपको पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, जब तक आपको सशक्त नहीं बनाएंगे, आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूं कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा हमने चला, यहां बिजली आई ही नहीं, फिर भी हमें इतनी बड़ी बिल मिल रही है। किसानों का रोज रोज अपमान किया, तरह तरह की चीजें कही, देशद्रोही, आंदोलन जीवी, भगवान जाने क्या क्या कहा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, अब क्या कह रहे हैं, मुझे माफ करिए। क्यों माफ कर रहे हैं आप, क्यों माफ कर रहे हैं? हिसाब मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता, किसके परिवार उजड़े? आपने हिसाब मांगा, हिसाब मांगो। आपको अगर डिलीवरी चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपना रिश्ता बदलो, उनकी असलियत पहचानो, उन्हें अपने प्रति जवाबदेह बनाओ, उनसे हिसाब मांगो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। चुनाव के समय उनकी पार्टी और वो अचानक जीवित क्यों हो रहे हैं? पिछले 5 सालों से कहां थे जब कांग्रेस सड़कों पर लड़ रही थी, जब कांग्रेस के 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल में बैठे थे, जब हमारे अध्यक्ष 28 दिन के लिए कोरोना के समय जेल में थे, तब समाजवादी के नेता कहां थे? तब समाजवादी के कार्यकर्ता कहां थे? तब अखिलेश जी कहां थे? उस समय अखिलेश जी क्यों नहीं आए? टाइम आपका है, समझदार आप हो, विवेक आप में है। इस देश को बदलना है, अपने प्रदेश को इस खाई में से निकालना है, तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा और आपको बहुत समझदारी से अपना वोट देना पड़ेगा कि राजनीति को विकास पर आधारित बनाओ, अपने नेताओं को जिम्मेदार बनाओ। ये देश आपका है, किसी की जागीर नहीं है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी जागीर नहीं है। ये देश आपका है। अपने घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो, अपने देश को संभालो, उसको सुरक्षित रखो, उसको मजबूत करने के लिए सही निर्णय लो। सही निर्णय यही है कि विकास होना चाहिए, चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बारिश हो रही है और कष्ट नहीं दूंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप